हेलो बच्चों, मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बी डिजिटल साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस चल रहा है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। और हमने फोकस किया था, हमने आपको यूं कह लें कि प्रेशर किया था कि जैसा वैलेंसी पर कमांड करें, क्योंकि कमांड करेंगे तो फिर रिएक्शन पर कमांड होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करें, रिएक्शंस खुद से बनाएं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है बेटा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा था कि अगर मान लो कि कोई केमिकल है पी, क्यू और आर और प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है एस। ठीक है, यह केमिकल है ए और बी और प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है सी। तो अगर इस टाइप के रिएक्शंस आप देखते हैं, इस टाइप के फॉर्मेट में रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और डीकम्पोजिशन बेटा जस्ट उसका अपोजिट है। आप ऐसे समझ लें, अगर बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन है, बिगाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो डीकम्पोजिशन है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट हमने लिया और इसको किसी भी एनर्जी से, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से, सनलाइट से, सोलर एनर्जी से, किसी भी एनर्जी से हमने ब्रेक कर दिया दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट एक रहेगा और प्रोडक्ट दो या उससे ज्यादा रहेगा तो ये फॉर्मेट होता है बेटा किसका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। आप ऐसे समझे कि अगर कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो ये रिएक्शन बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। When a single reactant breaks down into two or more products, then such type of reactions are called decomposition reactions. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हो गया डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में ढेर सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और डीकम्पोजिशन में क्या होता है ना कि एक रिएक्टेंट ढेर सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझिए, अगर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और अगर एक रिएक्टेंट दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो डीकम्पोजिशन हो गया। मतलब सबको मिला के एक जगह कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन हो गया, और एक को कई जगह बांट दे रहे हैं तो डीकम्पोजिशन हो गया। अब तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। अपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, जैसे मान लीजिए NH3 है। अब इसको हमने हीट किया बेटा और तोड़ दिया N2 में और H2 में, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो यहां बनाने का काम हो रहा है कि तोड़ने का काम हो रहा है? आप सिंपली देख सकते हो कि तोड़ने का काम हो रहा है। ठीक है, एक रिएक्टेंट को हमने दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। आपने कार्बोनेट का रिएक्शन देखा था, मान लीजिए CaCO3 है, एक जगह है। ठीक है, इसको हमने तोड़ के बना दिया CaO और CO2। ठीक है, तो चाहे सिंगल रिएक्टेंट को हम दो पार्ट में तोड़ दें, तीन पार्ट में तोड़ दें, अगर सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है बेटा तो ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन होता है। अब बातें समझ में आ गई होंगी आपके। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में लिखा जाता है ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जैसा कि केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि पूरा सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो जब कभी भी सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही होगा। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मैं। अगर आपको केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आपने मिस कर दिया है तो पिछले लेक्चर में जाके, चैनल पर जाके पिछला लेक्चर होगा, आप उसको स्टडी कर लें। तो अगर इस टाइप का रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। अब इसके एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं बेटा। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी भी आप हीट वगैरह करें तो बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब लिया करें। बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब लिया, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमने पकड़ लिया। एक चिमटा जैसा होता है, होल्डर से हमने पकड़ लिया। अब देखना, उसको जो है अच्छी तरह से पकड़ना, पहले ही टेस्ट ट्यूब मत फोड़ देना, है ना।
तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमने पकड़ लिया, ठीक है। और FeSO4 उसमें जो है वो पहले से डाला हुआ है, फिर हमने बर्नर को ऑन कर लिया, ठीक है। अगर मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, अगर ज्यादा हीट की जरूरत है तब तो जो है तब तो आप बंसन बर्नर यूज कर ले, ठीक है। अगर कम हीट की जरूरत है तो आप स्पिरिट बर्नर भी यूज कर सकते हैं, तो यहां हम लोग स्पिरिट बर्नर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो बंसन भी यूज कर सकते हो, खाली हीट का वैल्यू कम रखना। अब इसको जब इसको जब यहां हीट करते हैं बेटा, किसको, FeSO4 को, तो FeSO4 को हीट करने से क्या बन जाता है, Fe2O3 बन जाता है, प्लस SO2 बन जाता है, प्लस SO3 बन जाता है। दो गैस यहां बनी बेटा, एक सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। समझ रहे हो? तो पहले तो आप ये देख लो कि रिएक्टेंट आपका कितना है, एक, प्रोडक्ट दो से ज्यादा है, मतलब आपने तोड़ने का काम किया है। तो जब कभी भी तोड़ने का काम करेंगे तो रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन रहेगा अनडाउटेडली, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स देन इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां क्या हो रहा है, FeSO4 को हम हीट कर रहे हैं और Fe2O3, SO2 और SO3 में इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो यहां क्या होगा ना कि यहां आप देखोगे कि गैस रिलीज हो रही है और स्मेल अच्छी रहेगी उसकी। SO2 और SO3 जो निकलेगा उसका पंजेंट स्मेल रहेगा, बढ़िया स्मेल रहेगा, लेकिन उसको सूंघने के लिए मत बैठ जाना बेटा, क्योंकि स्मेल सफोकेटिंग रहेगा, स्मेल सफोकेटिंग रहेगा, तुमको सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। इसीलिए टेस्ट ट्यूब होल्डर को थोड़ा सा दूर रखा जाता है और वहां ऐसे करके अपना चेहरा डाला नहीं जाता है। ये तो किसी भी लेबोरेटरी में जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं, आपने किसी भी साइंटिस्ट को देखा होगा, टेस्ट ट्यूब को दूर रखता है और सिर्फ स्टडी करता रहता है, बीकर को दूर रखता है, सिर्फ स्टडी करता रहता है। वहां चेहरा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि केमिकल्स है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सीडेंटल क्रिएशंस हो सकते हैं। तो बचा कोई भी, जब भी केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करें तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने FeSO4 को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया। तो बेटा कौन किस चीज से तोड़ा था, अब ये बताइए। तो हम लोग एरो के ऊपर जब ये ट्रायंगल साइन दे देते हैं, मतलब हम इसको हीट कर रहे हैं, पता ही है आपको, पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ हीट एनर्जी से ब्रेक डाउन किया था, तो ये रिएक्शन हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाते हैं बेटा। एक थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। मतलब तोड़ने के लिए हम लोग तीन तरह की एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अगर हीट एनर्जी का यूज करते हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। ऑलमोस्ट अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसेस करने के लिए, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वाटर हमारा H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि वहां हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं। सही है बेटा? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अभी जितने भी एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हम लोग लिए हुए हैं, सब थर्मल डिकम्पोजिशन से ले रहे थे। वहां डायग्राम भी जो है आपके एक्सपेरिमेंट का, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही डायग्राम है, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं और हीट करने से FeSO4 ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, अब जो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं बेटा, नया स्लाइड आपके सामने दिख रहा होगा, नया एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि तीन तरह के डिकम्पोजिशन है, थर्मल है, फोटोकेमिकल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो थर्मल पर फिर से बात कर रहे हैं, और ये डायग्राम जो रिपोर्ट आपको पता ही है कि थर्मल पर बात कर रहे हैं तो हीट से ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग लैब प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस पर बात कर रहे हैं, O2 गैस पर बात कर रहे हैं,
ठीक है, इसमें किया क्या है पहले आप ये समझ लो। इसमें हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया है। क्या लिया बेटा? पोटेशियम क्लोरेट। ClO3 लगा है तो क्लोरेट हो गया। इसको हीट करते हैं, ठीक है, और हीट करके यहां बन रहा है KCl और O2, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हमको तेजी से करवाना है, इसके इफेक्ट को मतलब प्रोडक्ट को हमको जल्दी ऑब्टेन करना है, तो यहां हम एक कैटलिस्ट भी मिला देते हैं, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये यहां कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैटलिस्ट किसको कहते हैं? ठीक है, ऐसा केमिकल जो रिएक्शन में तो टेक पार्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा सकता है या रिएक्शन की स्पीड को घटा सकता है, लेकिन रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। ठीक है, तो तेजी से अगर आपको ऑक्सीजन ऑब्टेन करना है तो KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट का पहले पाउडर बना लें, ठीक है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट ही है, इसका भी आप पाउडर बना लें और दोनों का पाउडर मिक्स करके यहां इस टेस्ट ट्यूब में डाल दें। डाल दी बेटा, ठीक है, और रिएक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया कि पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। अब देखो यहां जो ये अरेंजमेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन का, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसको जरा सा देखो। इसमें हम लोगों ने, ये तो आप देख ही रहे होगे, टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, एक आयरन स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है, जो कि टेस्ट ट्यूब को फर्म रखेगा, सीधा रखेगा, पोजीशन में मेंटेन करेगा, ठीक है। उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर भी लगा हुआ है, तो उसमें हमने टेस्ट ट्यूब को लगा दिया। फिर यहाँ एक कॉर्क फंसा दिया और कॉर्क में एक प्लास्टिक की पाइप लगा दी है। क्यों पता है आपको? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो निकलेगा तो टेस्ट ट्यूब से इस पाइप के थ्रू आगे चला जाएगा। सही बात है ना बेटा? अब यहां हमने एक बीकर ले लिया है या प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है, कुछ भी ले लो, जिसमें हमने पानी भर दिया है, ठीक है, और ये एक बॉटल प्लास्टिक की ही हमने ली है, आप शीशे का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टिक की ही ली है, और इसको इसमें इन्वर्टेड रख दिया है, बॉटल को इसमें इन्वर्टेड रख दिया है, और एक प्लास्टिक कवर रखा है। बॉटल पहले पूरा पानी से भरा हुआ था बेटा, उसको हमने इन्वर्टेड रखा इस कंटेनर में, जो कंटेनर यहां पहले से रखा हुआ था, जिसमें भी पानी भरा हुआ था, ठीक है। पानी थोड़ा सा कम रखना है इसमें, है ना, आधा ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं भर देना है। तो अब इस बॉटल को हमने इन्वर्टेड रखा, इसमें प्लास्टिक का कॉर्क लगा है, रबर कॉर्क लगा है, तो बॉटल जो है, बॉटल को हमने ये पाइप जो है, पाइप को हमने उसमें फंसा दिया, है ना। पाइप को ऐसे कंटेनर के वाटर से ले जाके प्लास्टिक कॉर्क में थोड़ा सा होल कर दिया और फंसा दिया, ठीक है। अब प्लास्टिक कॉर्क ही क्यों लेते हैं या रबर कॉर्क ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जब ये पाइप इसमें हम फंसाते हैं तो चारों तरफ से उसको दाब देगा फिर से अच्छी तरह से, और गैस लीक नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? अभी तक का पूरा सेटअप समझ में आया? एक बार फिर समझा दूं, फिर से देख लो। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। कैटालिस्ट के लिए हमने MnO2 उसमें मिला दिया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर मिला दिया है, ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन फॉर्म करे। अब यहां एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक आयरन स्टैंड ले लिया है, उसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है वो उस टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है। टेस्ट ट्यूब में पहले से ही हमने KClO3 ले रखा है और उसके साथ MnO2 का पाउडर भी हमने मिक्स कर दिया है। अब क्या करते हैं? तो अब इसमें यहां एक कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क लगा के कॉर्क से पाइप अंदर कर देते हैं, ठीक है। उसी पाइप को फोल्ड करके हम आगे ले जाते हैं। एक बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, पहले से ही उसमें भी प्लास्टिक कॉर्क या रबर कॉर्क लगा हुआ है, और उसमें हम उस डक्ट को, उस पाइप को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और एक कंटेनर हमने और लिया हुआ है, आप देख रहे हो एक कंटेनर हमने और लिया हुआ है जिसमें पहले से ही आधा पानी भरा हुआ है। अब उस बॉटल को उल्टा इन्वर्टेड करके हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब बर्नर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। बर्नर जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये
यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज करना शुरू करेगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा तो पाइप से होके आगे बढ़ेगा। अब आप जानते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो इसमें भरती चली जाएगी, स्पेस कंज्यूम करती चली जाएगी, ये वाटर का लेवल डाउन होता चला जाएगा। अब कहोगे क्या सर धीरे धीरे ऐसा भी होगा कि सारा पानी बाहर निकल जाएगा? निकल सकता है बेटा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वाटर का लेवल डाउन होता जाएगा और वहां पर गैस भरती चली जाएगी। ठीक है, और पानी जो है वो रबर कॉर्क के एरिया से धीरे 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 करके लीक होता चला जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर प्रेशर हाई होगा वाटर नीचे धकेला चला जाएगा और वाटर धीरे धीरे बाहर निकलता चला जाएगा। या उसके लिए आप अल्टरनेट सेटअप भी कर सकते हो। ये सिंपल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां कौन सी गैस जो है वो जमा हो गई बेटा? ऑक्सीजन गैस जमा हो गई। ठीक है, आप इस गैस को चाहो तो ऑक्सीजन गैस को टेस्ट भी कर सकते हो। ऑक्सीजन गैस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं बेटा? पता होगा आपको, पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, कि कहीं भी ऑक्सीजन गैस को अगर टेस्ट करना है तो उसके सामने एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके चले जाएंगे। ठीक है, और बर्निंग स्प्लिंटर में जो आग लगी हुई है उसके जलने के रेशियो को ये बढ़ा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करता है ना, किसी भी चीज को जलाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन गैस मिलेगा उतना ज्यादा बर्निंग रेट हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन? क्योंकि हम लोगों ने यहां हीट यूज किया है। हीट की मदद से रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, डिकम्पोज किया है, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके बेटा, समझ में आ गई सारी बातें? यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर लें, और कोई वीडियो लेक्चर अगर पहले छूट गया है तो चैनल पर चले जाएं, वहां लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उसको जो है स्टडी कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। ठीक है, और बेल आइकन तो निश्चित ही प्रेस कर ले ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर जो है अपलोड हो तो आप उसको बहुत आसानी से आप तक जो है नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।